विनोद आर्य इतना बड़ा नेता, इतना प्रभावशाली नेता है कि खुद भाजपा अपनी महिला नेत्रियों को, महिला मोर्चाओं को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही है। आखिर इस विनोद आर्य का इतिहास क्या है? विनोद आर्य बेसिकली गाजियाबाद के लोग हैं। उत्तराखंड से इनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे, लोग सोचते हैं कि ये आर्य है तो कोई एससी उससे होंगे। ये बेसिकली ओबीसी समुदाय से आते हैं। ये आर्य नहीं है बल्कि आर्या हैं। और गाजियाबाद के निवासी मूल रूप से जो हरिद्वार में आके बस गए थे ये लोग। इनका अपना हरिद्वार में करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है स्वदेशी ब्रांड के नाम से। प्लस इनके रिजॉर्ट से लेकर के तमाम अन्य जगहों पे ठिकाने और अन्य कारोबार हैं। यहाँ पे इनकी खुद कैंडी आंवला की जो है फैक्ट्री थी। तो आप ये लगा सकते हैं कि, और दूसरा जो पॉलिटिकल इनका कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की ये सह प्रभारी हैं और बहुत बड़ी पावरफुल, मतलब भाजपा के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यूपी के भी विधायक, उनके टिकट कटवाना, उनके लिए सर्वे में नेगेटिव रिपोर्ट करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। अगर वो कह दें तो यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जैसे लोग भी उनके लिए बहुत कम पावर के लोग हैं, उनको भी वो प्रभावित कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी खुद की पावर इतनी बड़ी है। खुद इनका लड़का आप ये लगा लो कि MBBS वो BA MS इन्होंने जो है फर्जी ढंग से किया था मुन्ना भाई बन के, मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इसको, पुलकित को तो नहीं हटाया गया, इसको तो डॉक्टर की उपाधि दी गई है। और जिस कुल सचिव ने ये मामला पकड़ा था उस कुल सचिव और कुलपति को हटा दिया गया। नए कुल सचिव और कुलपति लाए गए और उसको डिग्री दिलाई गई। उस दौरान तत्कालीन इन्होंने जो कुल सचिव थे उन्होंने ये बात भी कही थी कि मुझे खुद एक ऑडी और 2 करोड़ रुपए का लालच दिया गया था। सोचो कितनी पावरफुल और कितनी धन बल में ये लोग रहे होंगे, सक्षम रहे होंगे मामले को प्रभावित करने के लिए, कि अपने बेटे को डॉक्टर की डिग्री दिलाने के लिए। और तमाम जो लड़ाई झगड़े मारपीट के तमाम हरिद्वार के तमाम ऐसे किस्से हैं गुंडागिर्दी के इनके, कि जिनको समय समय पर दबाया जाता रहा। और उसी दबाए जाने को लेकर, उसी पुलिस प्रशासन की सह को लेकर के, चाहे वो जोशीमठ का उस हेलंग का मामला रहा हो जब ये वहाँ पे कीड़ा लेने के लिए गए थे लॉकडाउन के दौरान, ये तमाम मामले अगर दबाए जाते रहे, पिता का इनको संरक्षण रहा, उसी संरक्षण का परिणाम हमें जो है अंकिता हत्याकांड के रूप में देखने को मिला। 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे और फिलहाल उत्तराखंड क्रांति दल में मीडिया प्रभारी की भूमिका निभाने वाले शिव प्रसाद सेमवाल सर हमारे साथ हैं, जिनके संरक्षण में हमने खुद भी पत्रकारिता की ABCD सीखी है। उन्हीं से जानेंगे आखिर जो ये कांड हुआ है, अंकिता हत्या कांड हुआ है, उस पर अगर सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आरोपियों के पक्ष में ज्यादा नजर दिखाई दे रही है, जितना अंकिता को न्याय दिलाने के लिए दिखनी चाहिए थी उतना नहीं दिख पा रहा है। आखिर इस पर हमारे शिव प्रसाद सेमवाल सर का क्या कहना रहेगा? सर क्या कहेंगे, आखिर कारण क्या है कि अंकिता हत्याकांड के आरोपियों के पक्ष में ज्यादा सरकार दिखाई दे रही है, उसके न्याय के लिए नहीं दिखाई दे रही है? ये बिल्कुल सही बात है। और इन्हीं सब चीज़ों की, तमाम चीज़ों की पड़ताल करने के लिए जब हमें ये महसूस हुआ कि एक सिविल सोसाइटी, एक सिविल कमेटी भी बननी चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है कि जो स्वतंत्र रूप से SIT, STF, पुलिस प्रशासन, सरकार से बिल्कुल अलग होकर के एक अलग से एक जांच कमेटी हो, जो स्वतंत्र रूप से इससे जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए हालात और तमाम चीज़ों की एक स्वतंत्र रूप से जाँच कर सके। और अभी आज से ही हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया है। 2-4 दिन में हम लोग इसकी डिटेल्स रिपोर्ट तमाम संबंधित लोगों से बातचीत करके इन चीज़ों की जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहले आज हम जो युवा न्यास समिति के द्वारा जो धरना दिया जा रहा था वहाँ पर भी गए। वहाँ पे जो लोग धरने में आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से भी मिले। और एक अहम कड़ी उषा चौहान जी, जो भाजपा की ही नेत्री थी, और उनसे जब हम लोगों ने बात की, उन्होंने जब इस घटना से संबंधित जो आरोपित है पुलकित, इसके अगेंस्ट इसको सजा दिलाने के लिए बुलंद की आवाज़, तो उसको भाजपा ने निकाल दिया। तो हमने ये इस बात की थोड़ा सा पड़ताल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से, और बड़ा चौंकाने वाली बात समझ में आती है। उससे पता लगता है कि भाजपा किस तरीके से इसमें बैक डोर से किस तरीके से सक्रिय है इस मामले को दबाने के लिए। अब आप ये सोचिए, अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता। अपराधी तो अपराध छुपाने के लिए ही, अपने काले धंधों को वाइट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं। तो पुलकित और जो उसके पिता थे विनोद आर्य, जब उनको सजा दिलाने के लिए भाजपा की एक नेत्री ने आवाज़ बुलंद की, तो भाजपा की नेत्री ने, तो क्योंकि भाजपा की नेत्री है तो वो भाजपा के खिलाफ तो सवाल उठाएगी नहीं। और भाजपा ने जब इस मामले में विनोद आर्य और पुलकित के जो भाई है, जो OBC का राज्य मंत्री था, उसको बर्खास्त कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, तो भाजपा से कोई मतलब नहीं रहा। तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ जांच की आवाज़ उठाने पर भाजपा ने अपनी नेत्री को क्यों निकाला पार्टी से?
और न सिर्फ उसको अपनी नेत्री को पार्टी से निकाल दिया, बल्कि जब मीडिया के लोग उनकी बाइट ले रहे थे, उन्होंने एक वीडियो अपने 2 व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, वीरभद्र मंडल ग्रुप है और एक ग्रुप और है, उस ग्रुप में डाला। तो उन ग्रुप के जो एडमिन हैं उन्होंने भी उषा चौहान जी को अपने ग्रुप से रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा एक संदेश देना चाहती है उनके निष्कासन के मामले से कि इस मामले में जो कोई आवाज़ उठाएगा उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज उत्तराखंड को 22 साल से ज्यादा होने को आ रहा है। क्या उत्तराखंड राज्य गठन इसीलिए हुआ था कि विनोद आर्य जैसे यहाँ प्रभावशाली रहे और अंकिता जैसी जो गरीब लड़की है, गरीब परिवार है, वो दब कर रहे, अन्याय के लिए जो है तरसते रहे, न्याय के लिए तरसते रहे? ये उत्तराखंड का भी दुर्भाग्य है, उत्तराखंड की जनता का भी दुर्भाग्य है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी मूल रूप से इसके लिए दोषी है कि राज्य तो उन्होंने अपने संघर्ष से बनाया, तमाम दिल्ली वाले दल इसके विरोधी थे, लेकिन जब राज्य बना दिया तो राज्य की जनता ने, उसी संघर्षशील जनता ने इस राज्य को उन्हीं लोगों के हाथों में सौंप दिया जो इस राज्य के विरोधी थे। और जिन लोगों के हाथों में सौंपा वो दिल्ली वाले दलों की कठपुतली बन गए, दिल्ली वाले दलों के रिमोट कंट्रोल पे चलने लगे, और दिल्ली वाले दलों ने इस राज्य को अपना उपनिवेश बना के रख दिया। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को बना दिया था, उसी तरीके से दिल्ली के राष्ट्रीय जो नेता थे इनके, जिनकी कठपुतलियों पर, जिनके इशारों पर इनके पोर्टफोलियो डिसाइड होते हैं, टिकट डिसाइड होते हैं, इनके मंत्रालय डिसाइड होते हैं, उन्हीं लोगों की ये खुद कठपुतली बन गए। तो जनता ने तो अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेजा, लेकिन इनके जनता के जनप्रतिनिधि जाकर के उनकी कठपुतली बन के रह गए। यही कारण है कि यहाँ पर जो है एक तरीके से इनके अय्यासी के अड्डे बनते चले गए। सर, आप किस नज़र से देख रहे हैं इस केस में? आखिर अंतिम निर्णय क्या हो पाएगा? आपको क्या लगता है, आपका पत्रकारिता का अनुभव क्या कहता है और अपना राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या इस केस का अंतिम निर्णय देख रहे हैं आप? देखिए, हमारा ये कहना है कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे प्रेस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो, हर चीज़ पे लोकमत का प्रभाव होता है। तभी तो कहते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है जी, अभी तो जज भी फैसला नहीं दे पा रहा, नहीं तो जज पे भी आरोप लग जाएंगे। तो जैसे ही मीडिया ट्रायल खत्म होगा, जैसे ही मीडिया में और लोगों में ये आवाज़ उठाई जानी बंद होगी, तो ये जो लोग इस मामले को दबाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के हौसले फिर से बुलंद हो जाएंगे। आप ये देखिए कि उनका पिता जो है वो अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए थाने में आया। लगातार जिस दिन वहाँ पे हंगामा हुआ था, जिस दिन इनको पौड़ी जेल ले जाया गया, उस दिन भी उसका पिता वहाँ था, उससे पहले दिन भी वहाँ था, और लगातार उसको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता रहा, और लगातार पुलिस प्रशासन उनके दबाव में रहा। लगातार जो एम्स की जो रिपोर्ट है, जिसमें महिला डॉक्टर को होना चाहिए था कि भाई अगर उस पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता रहा, न मानने पे उसकी हत्या कर दी गई या उसके साथ ज़बरदस्ती की गई या नहीं की गई, इन तमाम मामलों की जांच के लिए एक महिला डॉक्टर उसमें होनी चाहिए थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के इस पैनल में, लेकिन वो महिला डॉक्टर नहीं रखी गई। और ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा की जाती है। लंबे समय तक यहाँ पे रिजॉर्ट में सील नहीं किया गया, वो जो तमाम जो उनके बिस्तर थे, गद्दे थे, तकिया थे, वो आज भी जो है आंगन में उसके जहाँ पे हम खड़े वहाँ पे जला दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सबूतों को नष्ट कर दिया गया एक एक करके। और मैं ये मानता हूँ कि अगर पब्लिक इस पर लगातार आंदोलन करती रही तो फिर हमें एक उम्मीद जगती है कि न सिर्फ इनके दोषियों को सज़ा मिलेगी, बल्कि इसकी CBI जांच की भी एक इनिशिएटिव हो सकता है पब्लिक के दबाव से, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और पब्लिक लगातार अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाती रहेगी तो आने वाले चुनाव में नुकसान को देखते हुए भाजपा को इसकी CBI जाँच के ऑर्डर करने पड़ेंगे। नहीं तो उषा चौहान जी के साथ जो इन्होंने कार्रवाई की है, उस तरीके से साफ लगता है कि भाजपा इस मामले को दबाना चाहती है और आरोपितों के साथ है, दोषियों के साथ है, और दोषियों को बचाना चाहती है। सर, जो आपकी एक समिति बनी है वो किस तरह से मदद कर सकती है इस अंकिता को न्याय दिलाने में, उसको भी थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, हम लोग एक तो जो STF की जो चीफ हैं P रेणुका देवी, उनसे मिलेंगे। ऐसे तमाम मामलों को जो हमारे सामने आएंगे, हम लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि P रेणुका देवी जी ने भी अपनी जांच में उन मामलों को शामिल किया है या नहीं किया है। जैसे रिजॉर्ट में जो ब्लड है उसको उन्होंने अपनी जांच का हिस्सा बनाया नहीं बनाया, उसके सैंपल कलेक्ट किया नहीं किए, हम लोग जानना चाहेंगे। दूसरा, यहाँ पे रिजॉर्ट में एक मोबाइल टूटा हुआ मिला था, उस मोबाइल को जब मीडिया ने भी अपनी ओर से दिखाया तो STF SIT जो भी जांच कर रही है इसकी, उसने उस मोबाइल को अपने रिकॉर्ड में लिया या नहीं लिया। जिन फ़ोनों को मिलने की बात की जा रही थी कि भाई अंकिता का मोबाइल या मिट्टी में जो है नहर में पुलकित का मोबाइल भी हो सकता है या किसी का मोबाइल हो सकता है, उस मोबाइल को इन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिया या नहीं लिया या गायब कर दिया है। इस तरीके के जो तमाम मामले हैं
और इसके अलावा जो यहाँ पे जो पहले से पुलकित से जो पीड़ित जो लोग रहे हैं, उसकी मनमानी के जो शिकार रहे हैं, उन लोगों से हम लोग मिलेंगे। और जिन्होंने इस मामले से शुरू से उठाया, उन लोगों से मिलेंगे। जो यहाँ पे प्रशासन के और जो रिजॉर्ट के तमाम जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उन लोगों से मिलेंगे। और कुछ अपनी ओर से फीडबैक न सिर्फ हम लोग जांच कमेटी को देंगे, बल्कि जनता के सामने भी उन फैक्ट फिगर्स को रखेंगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई किन हालातों में आपका इतना बड़ा एम्स हॉस्पिटल है, और इस तरीके के जो आपराधिक कृत्य होते हैं उसमें महिला डॉक्टर का होना जरूरी है। आपने किन हालातों में, किन कारणों में महिला डॉक्टर इस पैनल में नहीं रखी, या किन हालातों में जो है आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, बाकी चीज़ें आप सार्वजनिक कर रहे हो। और इन सारी चीज़ों को लेकर के हम पब्लिक के पास जाएंगे, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स को हम लोग पब्लिक में फिर फेस करेंगे। और न सिर्फ जांच कमेटी को भी बताएंगे कि भाई इन पे कार्रवाई कीजिए, जो संज्ञान में उनके पॉइंट्स नहीं आए होंगे उनके लिए भी उनको बोलेंगे कि इन पॉइंट्स पे भी आप कार्रवाई कीजिए। तो मुझे लगता है कि इससे जांच भी सही दिशा में जाएगी और पब्लिक को भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल पाएगी, ऐसा हमें उम्मीद है। मीडिया को भी कुछ, मुझे लगता है कि कुछ नया मिलेगा। ये हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल सर थे, जिनका साफ साफ ये कहना है, साफ साफ सरकार पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का जो झुकाव है वो आरोपियों के पक्ष में इसलिए है कि जो डॉक्टर विनोद आर्य हैं, जिनका पुत्र आरोपी है इस मामले में, मुख्य आरोपी है, वो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। इसलिए जो है उनके प्रभाव में आकर सरकार कोई ना कोई कृत्य उस पक्ष में नहीं कर पा रही है जिस पक्ष में अंकिता को न्याय मिल सकता है। इसके लिए इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया है, जिसकी मदद से ये कई जानकारी जुटाकर पी रेणुका देवी जो इस मामले की जांच कर रही है, मुख्य जांच करता है, उनसे मिलेंगे, उनको भी संज्ञान मिलेंगे और कई बिंदुओं पर जनता को भी अवगत कराएंगे, सरकार को भी अवगत कराएंगे और एसटीएफ को भी अवगत कराएंगे, जिससे मामला न्यायालय में जाकर मजबूती से रखा जा सके और आरोपियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा हो सके। इस प्रकार की बातें आज शिव प्रसाद सेमवाल सर से हमें सुनने को मिली है। आप भी खबर पर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दर्ज कीजिए। आप कर भी रहे हैं, उसका धन्यवाद व आभार। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, इस वक्त वनंतरा में हूं। शिव प्रसाद सेमवाल सर के साथ थे आपको अग्रिम जानकारी देने के लिए, आपको नई नई बात बताने के लिए, जिससे कि आप समझ सको कि आखिर मामला किस कदर जो है प्रभावित हो चुका है आरोपियों के पक्ष में। इसलिए ये जानकारी देने के लिए हम लोग आपको खबर निरंतर दिखाते रहेंगे और आप भी खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।